हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। कल के क्लास में हमने एक्चुअली जो चैप्टर सीखा था वो अब उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि यस्टरडे वी वर अनएबल टू कंप्लीट इट। और मैंने 48 तक बताया था आपको। हम लोग 49 में थे। 49 से 56 वी आर गोइंग टू डू टुडे। रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर्स 49 है। 48 हमने समझा कि कौन कौन से रजिस्टर्ड यूजर हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी समझा कि कंपनी जो है वो जब फॉर्म होती है उसके पहले ही जनरली वो अगर करते हैं तो प्रपोज टू बी यूज की तरह करेंगे। तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, लीगल पर्सन। एक तो जो प्रोमोटर है वो जो प्रोपराइटर हो गया, और बाद में वो कंपनी जो कि वो रजिस्टर्ड यूजर होने वाली है, या फिर फर्म या फर्म का एक पार्टनर। इस तरह से यहाँ पे दो लोग हैं, तो दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो इन सबों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एप्लीकेशन देना पड़ता है रजिस्ट्रार को, रिक्वेस्टिंग देम टू गेट इट रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर्ड यूजर्स नेम। तो यहाँ पे वो जॉइंटली अप्लाई करेंगे, अग्रीमेंट दिखाएंगे इन राइटिंग। उसके अलावा वो अफिडेविट भी देंगे जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उसके द्वारा, जो कि रजिस्ट्रार को ये देखना होगा उस एफिडेविट में कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, प्रपोज रिलेशन क्या है, क्या इन्होंने इनके बीच में कुछ कंसिडरेशन है जिसका रिलेशन बना है, या फिर कोई और तरह का इनके बीच में लेन देन होना है। ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार चेक करेगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसमें ये भी लिखा रहेगा, यानी जो एफिडेविट है, कि कौन से गुड्स या कौन से सर्विसेज के लिए ये रजिस्टर किए हैं या प्रपोज कर रहे हैं, या फिर कोई कंडीशंस है, कोई रेस्ट्रिक्शंस है जो दोनों के बीच में एक तरह से बना हुआ है कि आप इस एरिया में यूज़ करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। या फिर उसके अलावा ये भी देखेंगे कि कितने टर्म पीरियड के लिए है या फिर कोई टर्म पीरियड है ही नहीं। जब ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार देखेगा तो इससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि आप इसको फर्निश कीजिए। देखिए ये जो है ये एक्ट की बात है। अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको डालनी ही पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अब रजिस्ट्रार मांगेगा तब हम देंगे। कुछ मांग सकता है रजिस्ट्रार, कुछ मांग सकते हैं शो कॉज हियरिंग में, बट ओरिजिनली आपको ये सारी चीज़ें जो है अपलोड करनी पड़ती हैं। अगर रजिस्ट्रार ने चेक किया कि ये सारी चीज़ें सही हैं, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए इसके पहले कोई और रजिस्टर्ड यूजर रहा तो उसको वो नोटिस देगा, वो भी एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में देगा। और वो अगर अपोज करेगा तो उसके बाद ये सारे स्टेप्स नेक्स्ट लेवल से फॉलो होंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करके प्रिस्क्राइब्ड जो रजिस्टर्ड यूजर है उनको वो अप्लाई करके दे देता है। अगर ये लोगों ने ये बात भी रिक्वेस्ट की एप्लीकेंट ने कि भाई इस बात को भी आप ओपन मत कीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि कई बार कंपनी रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जब आईपीओ रिलीज कर रहे हैं उसके पहले हम बहुत सारी चीज़ों को ओपन ना करें, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी आ जाए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको डिस्क्लोज ना किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग विदाउट द राइवल्स नोइंग। तो ये भी वो कर सकते हैं। सेक्शन 50, पावर ऑफ रजिस्ट्रार फॉर वेरिएशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो रजिस्टर करे, तो साथ साथ में ये भी पावर चलेगी कि वो कैंसिल भी कर सकता है। और कैंसिलेशन या चेंजेस यानी वेरिएशन कुछ चेंज करने के लिए भी रजिस्ट्रार कह सकता है। जब आप सेक्शन 57 पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन होगा, उसमें पावर्स में रजिस्ट्रार के ये भी एक पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे। तो उसी को लेकर कह रहा है कि जो 57 है उसमें जो बात दी गई है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर 50 अप्लाई हो रहा है। तो ये कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ये जो इन्होंने दिया है ये बहुत जो बातें ये बता रहे हैं वो बहुत जेन्युइन नहीं है, या फिर वो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है, या जो प्रिस्क्राइब बात है उसको वो अप्लाई करना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो वेरिएशन के लिए अप्लाई कह सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कैंसिल करने के लिए भी रजिस्ट्रार कह सकता है कि नहीं, हम लोग इसको जो आपको रजिस्टर करने के लिए दिए थे वो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये भी रजिस्ट्रार कह सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कैंसिल करने के लिए क्या क्या सिचुएशन में कैंसिल कर सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये वर्ड यूज कर रहा है, देखिए यहाँ पे इन राइटिंग, यानी कि
किसी ने प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एक एप्लीकेशन दिया कि इसको कैंसिल किया जाए, तो राउंड्स क्या होंगे भाई कैंसिल करने के, उसको सी में मेंशन किया गया है। उसमें सबसे पहला है कि 49(1), आपको याद होगा 49(1) क्या है, उसके अंडर में आ रहा है, तो फिर वो कैंसिल करने के लिए कह सकता है। यानी ए और बी आपको याद है। उसके अलावा डिसेप्शन कंफ्यूजन कॉज कर रहा है, तो या फिर इन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें उन्होंने कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि कुछ सिचुएशन चेंज कर गई, सपोज कीजिए जैसे कि किसी का जो ट्रेडमार्क था उसका नाम था G20, और आज के डेट में आप जानते हैं कि G20 इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट दैट G20 मीट। तो फिर यहाँ पर वो सर्कमस्टांसेस क्या कह रही हैं कि वो जो है उनकी उन्होंने जो यूज किया है वो अब गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए, मैं ये एक सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रही हूँ, प्लीज डोंट टेक इट एज लाइक यही एग्जांपल दे दिया जाए। आर्बिट्ररी एग्जांपल है कि सर्कमस्टांसेस चेंज कर जाएंगे, तो द वर्ड इज सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, तो उस सिचुएशन में भी रजिस्ट्रार उसको कैंसिल कर सकता है। That the registration out not have been effected having regards to rights vested in the applicant by virtue of a contract in performance of which he is interested, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है अपनी मर्जी से भी, क्योंकि आपने सी में क्या पढ़ा कि रजिस्ट्रार को किसी ने एप्लीकेशन दिया ऑन दीज 4 ग्राउंड्स, पर रजिस्ट्रार जो है अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या वैरी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद वो जब कैंसिल किया तो फिर से अब वो रजिस्टर्ड नहीं रहेगा, वो अगेन ओपन टू ऑल फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड हो जाएगा। पर वो रजिस्ट्रार जो है उसका ये काम है कि वो जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि आपको नेचुरल जस्टिस सिस्टम पता है कि इंडिया में नेचुरल जस्टिस सिस्टम फॉलो होता है कि जिसके ऊपर ये हाथ लगी है उसको उसको आपको सुनने का कम से कम मौका देना पड़ेगा, ऑडियो अल्टरम पार्टम, ठीक है। Section 51. Power of registrar to call for information relating to agreement in respect of registered users. अब आपने 50 में पढ़ा कि वो रजिस्ट्रार मांग सकता है और भी कोई डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स जो जिससे रिलेटेड उन्होंने बात करी है वो डीड वगैरह देनी ही है, बट रजिस्ट्रार बाद में भी कुछ मांग सकता है, क्योंकि ये जो कंटिन्यूएंस है ना, देखिए 49(1)(a) आप जानते हैं क्या है कि उनका पर्पस ही नहीं था यूज करने का, ये इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो वो अपने अपने आप को समझने के लिए वो ये चीजें मांग सकते हैं कि आप ये दे दीजिए, और ये यू हैव टू सबमिट विद इन 1 month, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर्ड यूजर्स नेम, ठीक है। राइट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर टू टेक प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, देखिए जब वो रजिस्टर्ड यूजर हो गया है he has the whole right, he here means he she they, so he has the whole right to take any proceedings against infringement। तो ये वर्ड infringement का क्या मतलब है, अगर जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पता है इट्स वेरी गुड फॉर देम टू नो, बट जिनको नहीं पता है वो बता रही हूँ कि आपके बिना परमिशन के अगर आपकी चीज को कोई यूज करता है, स्पेशली और प्रॉपर्टी, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब आपको पता है ये बात कि आईपीआर भी एक प्रॉपर्टी है, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो वो भी प्रॉपर्टी अगर किसी ने यूज किया है आपकी बिना मर्जी के, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, यानी यू हैव नॉट अलाउड देम टू यूज इट फॉर देयर ओन गुड्स और देयर सर्विसेज और देयर पैकेजिंग और एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर अगर वो आपकी मर्जी के बिना कर रहे हैं तो इन्फ्रिंजमेंट है, which is a wrong, right? So when it is a wrong, so you can go in the court saying that someone else is doing wrong। तो यहाँ पर कौन प्रोसीडिंग्स करता है, जिस जो उसका ओनर रहता है ना, जिसकी प्रॉपर्टी रहती है वही अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में प्रोसीड कर सकता है। तो यहाँ पे कहता है कि रजिस्टर्ड यूजर, एज यू नो कौन है रजिस्टर्ड यूजर, यहाँ पे पहले कोई और था और अब उसने किसी को दे दिया, तो वो रजिस्टर्ड यूजर हो गया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्योंकि ओरिजिनली था नहीं, तो क्या इसको ये राइट है, हाँ ये राइट है। उसके बाद ये भी कहता है कि अगर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर अगर कोर्ट में अपीयर नहीं करता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेता है, तो फिर वो जो है वो डिफेंडेंट की तरह ऐड होने की जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल उठता है कि परमिटेड यूजर को है कि नहीं है ये राइट।
परमिटेड यूजर को ये राइट नहीं है। तो सवाल उठता है परमिटेड यूजर होता कौन है। अब आपको मैंने अपने पहले दूसरे वीडियोस में ये बात बताई थी जब मैं डेफिनेशंस बता रही थी। तो जो सेक्शन 2 था उसका सेक्शन आर है, उसका सब सेक्शन 1, उसका सब क्लॉज 2, सो इट इज सेक्शन 2R212। इसमें जो है ये बताया गया है जो रजिस्टर्ड यूजर परमिटेड यूजर हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, परमिटेड यूजर अगर वो डायरेक्टली इनके रजिस्टर्ड यूजर को अगर कहा गया तो वो अलाउड है, बट परमिटेड यूजर फॉर एग्जांपल लाइसेंस के थ्रू या किसी और के थ्रू उनको परमिट किया गया है तो वो इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले नहीं सकते हैं। रजिस्टर्ड यूजर नॉट टू हैव राइट ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, तो कहता है कि उसमें जो है रजिस्टर्ड यूजर जो रहा वो उसको ही तो असाइनमेंट के थ्रू मिला है तो उसको कोई ये राइट नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन क्या देता है इसका, द राइट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन असाइन्ड और ट्रांसमिटेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कब, किस सिचुएशन में? दो सिचुएशन दिया है। पहला सिचुएशन है कि सपोज कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हूँ और मैं ये जो रजिस्टर्ड यूजर मुझे बनाया गया इस फर्म का, फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए मैं हूँ और मुझे इंडिविजुअल लेवल पे उस पर्टिकुलर मार्क का रजिस्टर्ड यूजर बनाया गया। अब मैंने ये फर्म आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ दिया। तो जब मैंने ये छोड़ा तो मेरे पास अब ये रहा नहीं ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता हूँ। दूसरा सिचुएशन है, सपोज कीजिए कि मैं रजिस्टर्ड यूजर कौन है, एक फर्म है। तो जब वो फॉर्म है रजिस्टर्ड यूजर और फॉर्म में भी किसी ने ओवरटेक किया या रिकंस्टिट्यूट हुआ या उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है फिर से फॉर्मेट हुए हैं और उसमें पुराने फॉर्म के कोई एक भी मेंबर इस नए रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में नहीं है, तो इन दो सर्कमस्टांसेस वो असाइनमेंट ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बता दिया उन्होंने कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म जो है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में जो फॉर्म डिस्कस किया गया है वही फॉर्म यहाँ पे फॉर्म कहा गया है, उसी को आप लोग फॉर्म मानिएगा। Section 55, use of one of associated or substantially identical trademarks equivalent to use of another। ये जो सिमिलर वाले होते हैं उनके लिए कहता है कि एसोसिएटेड आप समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स का आई एम लविंग इट, तो वो उसका आई एम लविंग इट अलग से रजिस्टर्ड है, मैकडोनल्ड्स का एम अलग से रजिस्टर्ड है, तो ये जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। या फिर जैसे रिलायंस जियो है, जियो मार्ट है, जियो फाइबर है, ये एसोसिएटेड मार्क्स हैं। तो यहाँ पर सिमिलर मार्क्स या फिर मे बी सेम मार्क है, तो कहता ये है कि अगर वो कंफ्यूजन नहीं कर रहा है या फिर सब्सटेंशियली चेंज नहीं हो रहा है तब तक तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूं तो आई एम लविंग इट की जगह उन्होंने कहा वी आर लविंग इट, है ना, या वी आर लविंग देम, तो उन्होंने जस्ट प्लूरल फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, 56, यूज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड यूज व्हेन फॉर्म ऑफ ट्रेड कनेक्शन चेंजेस। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि जैसे आपको ये बात पता है कि अगर आपने बहुत दिन तक यानी 5 इयर्स तक आपने यूज नहीं किया, ऑल्दो आपको इंटेंशन था यूज करने का पर 5 इयर्स तक आपने यूज नहीं किया, तो आपके लिए कोई और एप्लीकेंट डाल सकता है कि आप उसके मार्क को खत्म कीजिए और अब मुझे ये दीजिए। तो या फिर दूसरा कंडीशन है, ना आपका बोनाफाइड इंटेंशन था उसको यूज करने का, ना आपने उस पर्पस के लिए उसको किया था और आपने उसको किसी टर्म पीरियड के लिए यूज नहीं किया, तो ये जो है ये कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि यूज में उस चीज को भी मानिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एक्सपोर्ट करने वाला है ना पार्टी, उस वो कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करता है मे बी कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल राइस, और वो राइस जो है वो तो खुद बना नहीं रहे, वो तो सिर्फ एक्सपोर्टर है, वो ये सर्विस दे रहे हैं सिर्फ एक्सपोर्ट करने का। तो उन्होंने किसी से राइस लिया हो, सपोज करो अन्नपूर्णा राइस है, तो अन्नपूर्णा जो राइस है ये एक्सपोर्टर ने लिया और इसको बाहर किया एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर उसका जो वर्ड है अन्नपूर्णा ये एक्सपोर्टर का तो नहीं हुआ, ये अन्नपूर्णा हुआ उस ब्रांड के कंपनी का जिसने ये राइस बनाया और उसको वो पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये उनका हुआ। ठीक है, तो अन्नपूर्णा जो है वो अगर एक्सपोर्ट के थ्रू भी जा रहा है तो उसको भी हम लोग मानेंगे कि उन्होंने इसको यूज किया है।
तो ये एक पार्ट है। और सेकंड पार्ट ये कहता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस बात को ये नहीं होना चाहिए कि जो एक्सपोर्टर है वो इस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का ओनर है, बिकॉज द owner of this Annapurna brand will always be with the person who has registered it for his rice brand. So this is what the this particular chapter talks about. In our next class we are discussing chapter 7. Please, आप अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो out of 55 pages I have already completed 30 pages. So we are on almost like this. If you can see this, we have almost completed more than half. So मैं आपसे request करूँगी you start reading it, learning it, because questions are going to be asked on the basis of Bayer Act only. Okay, any questions, any queries, please comment box में बताइए। और आपको अगर कुछ और जानना है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।